साथ हर साल 9 सितंबर को हिमालयन दिवस मनाया जाता है। हिमालय दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी, टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय और हिस्को के संस्थापक अनिल प्रकाश जोशी भी उपस्थित हुए। इस दौरान सभी ने हिमालय और पर्यावरण को लेकर अपने विचार साझा किए। सीएम धामी ने भी हिमालय बचाने पर जोर देते हुए पर्यावरण रक्षा की सभी से अपील की। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों की सराहना की गई। आपको बता दें कि यह दिन हिमालय पारिस्थितिक और क्षेत्र के संरक्षण के लिए मनाया जाता है। हिमालय वन्य जीवों के संरक्षण और देश को खराब मौसम की स्थिति से बचवाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हिमालय भारत की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत के लिए बहुत महत्व रखता है। ये पर्वत श्रृंखला भूगोल के साथ साथ जीव विज्ञान और संस्कृति में भी महत्वपूर्ण है। सभी राज्यों में समृद्ध भी बता रहे थे और क्या ताकतवर भी बता रहे थे, शक्तिशाली है केंद्रीय रूप से। उसका सबसे बड़ा कारण तो हिमालय ही है। सबसे बड़ा हमारा 70% से अधिक भूभाग जो वनों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है, हिम ग्लेशियरों से आच्छादित है और देवों की कृपा से भी आच्छादित है। क्योंकि जहां आप जाएंगे पूरे राज्य के अंदर आपको वनों की एक बड़ी श्रृंखला दिखाई देगी, पर्वतों की श्रृंखला दिखाई देगी और इसके साथ साथ देवों के और देव स्थानों की भी एक बड़ी श्रृंखला जो कभी समाप्त नहीं होती है। जहां तक आप जाएंगे एक न एक देव स्थान भी आपको दिखाई देगा। तो जहां इतनी प्रकृति के द्वारा दिए हुए इतने सारे उपहार हों, प्रकृति द्वारा प्रदत्त इतना आशीर्वाद हो, तो सच में मैं आपकी बात को मान लेता हूं कि हम सब, मैं अकेला नहीं, हम सब पूरे देश के अंदर सबसे समृद्ध और सबसे शक्तिशाली लोगों में से है। देवभूमि उत्तराखंड का एक एक जन, जो केवल आपने मुझे उद्धृत किया है, मैं ये हर एक उत्तराखंड वासी को उद्धृत करता हूं, हर एक हिमालय वासी को उद्धृत करता हूं। जहां हिमालय और इसकी पर्वत श्रृंखलाएं केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा, आध्यात्मिक चेतना की अनमोल धरोहर भी है। इसकी ऊंचाइयों से हमारे राष्ट्र का गौरव समाया हुआ है और इसकी घाटियों में हमारे प्राकृतिक संसाधनों का खजाना भी छिपा हुआ है। इसकी ऊंची चोटियां, विस्तृत ग्लेशियर, नदियां, जैव विविधता से भरपूर वन हमें न केवल प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव कराते हैं, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हिमालय की गोद में बसे हमारे गांवों में सदियों से सभ्यताएं भी पनपती रही हैं और हिमालय हमेशा से हमारी पहचान और परंपराओं का वाहक रहा है। हिमालय के विस्तार और महानता का परिचय हमें महाभारत के वन पर्व में भी देखने को मिलता है, जहां एक श्लोक के माध्यम से, कि जिसका अर्थ यह है कि हिमालय पर्वत का विस्तार समुद्र से लेकर चंद्रमा तक माना गया है। देवताओं ने इसे अपना सदन बनाया है और वे सदा यहां निवास करते हैं। भाइयों बहनों, हिमालय केवल हमारी परंपरा और संस्कृति का हिस्सा नहीं है, बल्कि विज्ञान की दृष्टि से भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये पृथ्वी पर जलवायु संतुलन बनाए रखने में भी बहुत केंद्रीय भूमिका निभाता है, जिसके बारे में अभी आदरणीय अनिल प्रकाश जोशी जी ने, किशोर उपाध्याय जी ने, और मैं समझता हूं पहले के वक्ताओं ने भी बहुत सारी बात रखी होगी। आज पूरा दिन आपको हिमालय 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 हम सबके मन में भर जाना चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं। आज मैं और अभी किशोर उपाध्याय जी एक कार्यक्रम से आ रहे हैं, तो ये केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने संयुक्त रूप से प्रयास किया है कि 2 तारीख को हम क्या करेंगे। अभी यहां से बोल रहे थे ना, आप लोगों ने ध्यान से सुना नहीं लग रहा है। एक बार जोर से बोलिए, कौन सा दिवस होगा। थोड़ा भाई साहब भाषण सुनते 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 मुझे लग रहा है कि
चैतन्यता थोड़ा सा कम हुई है, इसलिए थोड़ा चैतन्यता भी होनी चाहिए ना। तो एक बार ताली तो बजाइए आप लोगों को चैतन्य करने के लिए। हम सब भूल गए हैं, हम लोग थोड़ी देर में हिमालय में ही हम लोग खो गए हैं। इस समय हिमालय में खोना है लेकिन चैतन्य रहना है। ऋषि मुनि भी हमारे साधना में लीन रहते थे, लेकिन उनके चारों तरफ एक क्या था, घेरा बना रहता था, सुरक्षा कवच। तो हमारी चैतन्यता भी उस प्रकार की बनी रहनी चाहिए। तो हमने कहा कि आदरणीय जोशी जी ने कहा कि 2 तारीख को बुग्याल दिवस होगा, 3 तारीख को होगा ग्लेशियर दिवस। अब मैं बोल रहा हूं और मेरे साथ साथ आप भी बोलते रहिए। 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को नदी का दिवस, नदियों का, ठीक है। 5 तारीख को वनों का दिवस, 6 तारीख को हवा का दिवस और 7 तारीख को मिट्टी का दिवस। 8 तारीख को हिमालय से जनजीवन, पहाड़ से मैदान तक का दिन। यानी कि जो हिमालय है वो सबसे महत्वपूर्ण है, पहाड़ से मैदान की ओर। जो प्रकृति का संरक्षण हो रहा है पहाड़ से, वो मैदान को फायदा कर रहा है, मैदान के लिए जरूरी है। कोई ये न सोचे कि वहां चेपड़ों में बादल फट रहा है, भूस्खलन हो रहा है, कई घर उसमें समा गए हैं, धराली में आपदा आ गई है, पूरा धराली उसमें समा गया है, बागेश्वर के कपकोट क्षेत्र में आपदा आ गई है, या पौड़ी के सैंजी गांव के आसपास के क्षेत्र में आपदा आ गई है, तो मैं तो देहरादून में बैठा हूं, मैं देहरादून में बैठी हुई हूं, मैं दिल्ली में बैठा हूं, मुझे क्या हो रहा है जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क बहुत पड़ता है। अगर वो सुरक्षित नहीं है तो एक न एक दिन हम भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये भाव हमारे मन में आना चाहिए। जब ये भाव हमारे मन में आएगा तो हम हिमालय के, प्रकृति के, नदियों के, जल के, हवा पानी सबके संरक्षण के लिए हम काम करेंगे और छोटी छोटी आदतों में, दिनचर्या में, रोज के दैनिक जीवन में हम इसका उपयोग भी करेंगे और लोगों को भी हम इस दिशा में प्रेरित करेंगे। अभी मैं आपको बताऊं कि इस वर्ष हम ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, जिसके बारे में अभी डॉक्टर जोशी जी ने बहुत विस्तार से बताया कि पूरे ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट है वो पूरे हिमालय पर पड़ रहा है। देखिए हमारे यहां इतनी आपदा आई है, धराली में आपदा, श्याना चट्टी में यमुना जी का जल स्तर इतना बढ़ गया वहां मलबा आने से, बादल फटने से, कि वहां झील बन गई है। और झील कितनी बड़ी बनी, इस बिल्डिंग के भी दुगने बराबर झील बन गई। भाई साहब मैं गया वहां, होटल की 3 मंजिली जो 3 मंजिल पर है वहां भी पानी भर गया। धराली में, थराली में, चमोली में पूरा का पूरा पहाड़ नीचे आ गया। 3 तरफ को नहीं जाता तो पूरा जैसे धराली हो गया वैसे ही थराली हो जाता। वो तो जहां खबरों में आगे बढ़ते हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के गुरु गद्दी पर बैठने के 350वें वर्ष दिवस और सिख समाज के 9वें गुरु तेग बहादुर साहब जी और उनके साथी शहीद हुए भाई मतीदास जी और भाई सतीदास और भाई दयाल जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर साहिब के ओर से शहीद नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। सीएम धामी ने इस दौरान शिरकत की। सीएम धामी ने गुरुद्वारा पहुंचकर गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेका और शब्द सुने। इस मौके पर सीएम धामी ने संबोधित कर सिख गुरुओं को नमन किया, साथ ही उनके त्याग और राष्ट्र प्रेम को नमन किया। श्री गुरु ग्रंथ साहब के पवित्र स्वरूपों को अफगानिस्तान से सुरक्षित वापस लाना हो या फिर 1984 के दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाना हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सिख समाज के हित में सदैव कार्य किया है। आदरणीय मोदी जी के सहयोग से हम देवभूमि उत्तराखंड में भी गोविंद घाट से हेमकुंड साहब तक 12.5 किलोमीटर रोपवे का निर्माण करने की दिशा में आगे कार्य कर रहे हैं। और इस रोपवे के निर्माण के होने के बाद हेमकुंड साहब जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जो यात्रा
एक कठिन यात्रा होती है। आप सबको पता है हेमकुंड साहब जाना कठिन यात्रा है, बिना संकल्प के वहाँ जाना आसान नहीं है। और जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं, वृद्ध हैं, उनके लिए तो और भी अत्यधिक कठिन हो जाता है। अब आने वाले समय में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो हेमकुंड जाने वाले रोपवे का निर्माण होने जा रहा है, उसके होने के बाद जो यात्रा 3-4 दिनों की यात्रा होती थी, कठिन यात्रा होती थी, वो यात्रा मात्र 45 मिनट में पूरी हो जाएगी, मात्र 45 मिनट में। यही नहीं, हमारी सरकार द्वारा 1947 के विभाजन का दर्द झेलने वाले शहीदों की स्मृति में विभाजन विभीषिका स्मृति निर्मल का स्थल का निर्माण भी कराया जा रहा है। भाइयों बहनों, हमारे गुरुओं को आदर्श मानकर हमारी सरकार भी देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक और डेमोग्राफिक मूल्यों को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव संकल्पित होकर काम कर रही है। जहां हमने प्रदेश में एक और सख्त धर्मांतरण रोधी कानून लागू किया है, हमने दंगा रोधी कानून लागू किया है, वहीं हमने लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ भी हमने कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है। हमने प्रदेश में लैंड जिहाद पर कार्रवाई करते हुए 9000 एकड़ से भी अधिक जमीन को उन लैंड जिहादियों से मुक्त करवाया है। 250 से अधिक अवैध रूप से चलने वाले मदरसों को सील किया है। 500 से अधिक अवैध संरचनाएं हैं, कहीं पर नीली चादर, कहीं पीली चादर, कहीं हरी चादर डालकर सरकारी जमीनों को कब्जा किया गया था, उनको भी कब्जे से मुक्त कराने का काम किया है। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में हमारी सरकार ने राज्य में नया कानून लागू करके मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का भी निर्णय लिया है। अब राज्य में एक अल्पसंख्यक शिक्षा का प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, जिससे राज्य के सभी अल्पसंख्यक समुदाय को शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर और उनके संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित किए जाएंगे। और मुझे बताते हुए खुशी है कि जब हम अल्पसंख्यक शिक्षा के सुधार का विधेयक ला रहे थे, तो हमारे त्रिलोक सिंह चीमा जी ने उसको पढ़ा और उन्होंने कहा कि इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है। तो हमने तय किया कि वो संशोधन विधानसभा में त्रिलोक जी रखेंगे, और इन्होंने उस संशोधन को रखा और वो विधेयक का हिस्सा बन गया। वो विधेयक हमारा पारित हो गया है। अब विद्यालयों में गुरुवाणी गूंजेगी और हमारे गुरुओं के संदेश सुनाए जाएंगे, ताकि हमारे बच्चे धर्म के साथ साथ आधुनिक ज्ञान से भी परिपूर्ण हो सकेंगे। क्योंकि आज दुनिया में ज्ञान बढ़ रहा है, विज्ञान बढ़ रहा है, साइंस बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये सब नया विधेयक हम लाए। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हम 24 नवंबर को श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस के रूप को भी भव्य रूप में मनाएंगे। इसके लिए मैंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए हैं, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां अपनी संस्कृति, धर्म और परंपराओं पर गर्व अनुभव करें और उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की एक पावन धरा, जहां वेदों की ऋचाएं गूंजी, जहां गुरु नानक देव जी से लेकर हिंद रत्न सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तराखंड में 15,000 से अधिक शिक्षकों की नौकरी पर संकट खड़ा हो चुका है। अदालत ने 2011 से पहले नियुक्त सभी शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी अनिवार्य कर दिया है और इस फैसले को लेकर शिक्षक संघ आंदोलन की राह पर है। केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। पीछे से लागू हो रहा है और ये कहना कि अब वो आज टीटी कर रहे, परसों पहले उन्होंने एजुकेशन ली और आज टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करे, वो बहुत कठिन काम है। और राज्यों को चाहिए ठीक तरीके से जो है अपना केस रखे, और ताकि आगे के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट लागू हो, या अभी अभी जो लोग बैचेज आए हैं 2-4 साल 4-6 साल पहले, वो एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर सकते हैं। लेकिन 20-20 साल 15-15 साल जिनको हो गए हैं, तो उनके लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना जो है, टीटी पास करना कठिन काम है। उत्तराखंड में राजकीय शिक्षा संघ के आंदोलन को कांग्रेस का खुला समर्थन मिला है। वहीं पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने पिछले वर्ष शिक्षकों को आश्वासन दिया था कि प्रधानाचार्य और हेडमास्टर की नियुक्तियां पदोन्नति से होंगी, और लेकिन अब शिक्षा मंत्री ने 50% पदों पर सीधी भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर वादा तोड़ दिया है। के अंदर
पद उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजकीय शिक्षक संघ के आंदोलन का पूर्ण रूप से समर्थन करती है। उनकी अगर मांगे देखी जाए तो उनकी बिल्कुल वाजिब मांगे हैं और विशेष तौर पे जो पूरे प्रदेश के अंदर 1000 से ज़्यादा पद प्रधानाचार्यों के खाली पड़े हैं, लगभग 900 पद हेडमास्टर्स के हाई स्कूल में खाली पड़े हुए हैं, उनमें जो सीट पदोन्नति से भर्ती होती है, जो हमारे राजकीय शिक्षक संघ की मांग है कि इन सारे पदों को पदोन्नति के पद माने जाएं, पदोन्नति से प्रमोशन से पद भरे जाएं, जबकि राज्य की सरकार शिक्षा मंत्रालय 50% उसमें सीधी भर्ती करने के पक्ष में है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिकों को स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना चाहिए क्योंकि यही राष्ट्र की सशक्त आर्थिक और सांस्कृतिक पहचान है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सोच स्पष्ट है कि हमारे लिए राष्ट्र हमेशा प्रथम है और दल तृतीय और व्यक्ति तृतीय स्थान पर आता है। देश के प्रत्येक नागरिक से हम अपील करते हैं कि स्वदेशी अपनाएंगे क्योंकि देश तो सभी का है। राजनीतिक दल बाद के हैं, हमारे लिए राष्ट्र प्रथम, दल द्वितीय और व्यक्ति तृतीय प्राथमिकता में आता है। इसलिए चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हो, कम्युनिस्ट पार्टी के हो, जनता दल के हो, राष्ट्रीय जनता, किसी भी पार्टी के हो, पार्टी राष्ट्र का जहां पर विचार होता है वहां पर राष्ट्र हमारा प्रथम विचार। जम्मू कश्मीर में स्थित हजरत बल दरगाह में अशोक स्तंभ लगे शिलापट पर हुए विवाद पर उत्तराखंड में भी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि विवाद कट्टरपंथियों द्वारा खड़ा किया गया है जो कि इस्लाम का गलत चेहरा पेश करने का काम कर रहे हैं। शम्स ने कहा कि राष्ट्रीय प्रतीकों का विरोध करने वाले लोग देश विरोधी हैं और पाकिस्तान समर्थित विचारधारा को बढ़ावा दे रहे हैं। जिस तरह से कश्मीर के अंदर हजरत बल की दरगाह के ऊपर एक बोर्ड लगाया गया और उस बोर्ड पर अशोक की लाट का हमारा जो चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह, उसको उकेरा गया। एक साइड में वो बनाया गया, एक साइड में कश्मीर का निशान। कुछ कट्टरपंथी गुंडों ने जिस प्रकार आकर उस राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान किया, उसे तोड़ा और वहाँ एक संदेश देने का काम किया कि हम किसी तरह भी मूर्तियों को या तस्वीर को इस्लाम में लगने की अनुमति नहीं है। वो पूरी तरह से इस्लाम को घिनौना चेहरा बनाकर पेश कर रहे हैं। हल्द्वानी में आजकल पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में आज बीजेपी नेता विपिन पांडे अपने परिवार के साथ एसपी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे और उनका आरोप है कि पुलिस ने मेरे खिलाफ मारपीट और एक्सीडेंट का झूठा मुकदमा दर्ज किया है। देखिए, मेरा यहाँ बैठने का मोटिव मुकदमा नहीं है। मेरा यहाँ बैठने का मुकदमे में जो अनियमितताएं मुखानी थानाध्यक्ष द्वारा और वो जांच अधिकारी तो नहीं कहूँगा क्योंकि मुकदमा थानाध्यक्ष ने दर्ज करा। 2 घंटे में एक तहरीर आई, तहरीर के साथ एक मेडिकल रिपोर्ट आई। उस मेडिकल रिपोर्ट में कहीं भी पैर फ्रैक्चर की बात नहीं आई और 2 घंटे में वो मुकदमा मेरे खिलाफ दर्ज हो गया। मेरी लड़ाई है, अगर उस तहरीर में जाँच होती और जाँच होने के बाद वो मुकदमा दर्ज होता तो मुझे पुलिस प्रशासन से कोई शिकायत नहीं होती, क्योंकि जांच जो होती, क्योंकि कई ऐसे मेरे पास एग्जाम्पल है। मैं 22 साल का मेरा राजनीतिक जीवन है, उस 22 साल में पुलिस प्रशासन अगर आम आदमी जाए उसे रिसीविंग तक नहीं देता है, लेकिन मेरे खिलाफ 2 घंटे में रिसीविंग लेके मेडिकल रिपोर्ट में कहीं भी फ्रैक्चर न होने के बाद, एक्सरे में कहीं भी फ्रैक्चर न होने के बाद मेरे खिलाफ पैर तोड़ने, गाड़ी बीडीसी मेंबर। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये नैनीताल एसएसपी पुलिस आखिर मेरे पति के साथ द्वेषपूर्ण भावना से कार्य क्यों कर रही है। इन्होंने अपराधियों को, निर्दोषों को अपराधी बनाने का काम करा है और जो अपराध करते हैं उन पे कोई जांच पड़ताल नहीं करती है। मेरे पति के खिलाफ इन्होंने बिना जांच पड़ताल किए 2 घंटे के अंदर मुकदमा दर्ज कर दिया। हल्द्वानी में इतने अपराध हो रहे हैं, उन पे इनकी कोई कार्रवाई नहीं है। अभी परसों हमने वीडियो के माध्यम से देखा था कि आदरणीय माननीय विधायक बंशीधर भगत जी ने भी बोला था कि इन्होंने किसी को मर्डर केस में झूठा फंसा है। तो ये नैनीताल एसएसपी आखिर निर्दोषों को अपराधी बनाने का कार्य क्यों कर रही है। और कुछ लोगों के कहने पर इन्होंने मेरे पति के खिलाफ 2 घंटे के अंदर बिना जांच पड़ताल किए झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया।
मेरे पति के पीछे कुछ लोग षड्यंत्र उनकी राजनीतिक हत्या कराना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि ये आगे बढ़े, क्योंकि ये समाज में हो रहे अवैध शराब है, नशा है, उसको लेके आवाज उठाते हैं। लेकिन कुछ लोग ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि पुलिस वाले भी ऐसा नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें वहां से कमाई होती है। इसीलिए ये मेरे पति के पीछे इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि ये राजनीति से हाथ धो के घर बैठ जाए और ताकि समाज में कोई आवाज ना उठा सके और अपराध ऐसे ही बढ़ते रहें।